हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स। दोस्तों, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम रहता है, हालांकि इन वर्ड्स के यूज़ में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए स्पीकर्स इनको मिसयूज़ करते हैं, बोलने में इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ गुड होना चाहिए वहाँ विल का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन वर्ड्स से रिलेटेड कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम राइटिंग एंड स्पीकिंग में इनका सही से इस्तेमाल कर सकें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कंजूसी ना करें। आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी मैं उस पर काम कर सकूंगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पहला जो पहला कंफ्यूजिंग वर्ड्स का कलेक्शन लिया वो है आफ्टर एंड आफ्टर वर्ड्स। आई होप कि आपको आफ्टर का यूज़ तो पता ही होगा, पर आप आफ्टर वर्ड्स में थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इनके मीनिंग्स को देखते हैं कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका मीनिंग है, आफ्टर का मीनिंग आप यहाँ देख सकते हैं, लेटर इन टाइम मतलब बाद में, बिहाइंड पहले, फॉलोइंग या फिर नेक्स्ट टू मतलब बाद में या आने वाले। तो आफ्टर का यूज़ हम लोग नॉर्मली इन सेंस में करते हैं। ये तो बाद है, ये भी बाद है, ये भी बाद है। ये वाला कहाँ होता है आप देख लीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक फ्रेज यूज़ करते हैं ना, आफ्टर यू, यानी आपके बाद। तो एक्चुअली यहाँ पे आफ्टर यू का सेंस बिहाइंड का होता है, क्योंकि वो चला जाएगा उसके बाद आप जाएंगे, मतलब वो आप पीछे जाएंगे। तो इस तरह से आफ्टर का एक सेंस बिहाइंड भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ बिहाइंड भी लिखा है। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर वर्ड्स। इसका एक ही सेंस है, और लेटर और सक्सीडिंग टाइम मतलब बाद वाले समय में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं भाई इसके बाद तुम क्या करोगे, तो वहाँ पे हम आफ्टर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके बाद मतलब तुरंत बाद नहीं, बल्कि हो सकता है कुछ और समय लिया जाए सोचने समझने के लिए, उसके बाद कुछ करेगा, यानी ये आगे के एक्शन की बात करता है। ठीक है, जिसमें थोड़ा टाइम रह सकता है। क्लियर? तो ये हो गया इसका मीनिंग। ओके, नाउ कम टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये दोनों वर्ड्स कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे ये हम देख लेते हैं। आफ्टर को एज अ प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव, कंजंक्शन और एडवर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बेसिकली प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, पर हम इसको अलग अलग सेंस में भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग वाक्यों में इसका एग्जाम्पल मिलते हैं। बट आफ्टर वर्ड्स को नॉर्मली एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखें। इसको हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज नहीं कर सकते, एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंजंक्शन के रूप में यूज नहीं कर सकते। ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज किया जाता है, ऐसा एडवर्ब जो टाइम बताता हो। क्लियर? अभी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आफ्टर के बाद ऑब्जेक्ट या कोई कॉम्प्लीमेंट हम जरूर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आफ्टर यू, आफ्टर दिस, आफ्टर दैट, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई वर्ड जरूर आता है, लेकिन आफ्टर वर्ड्स के बाद नो ऑब्जेक्ट, नो कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो इसको एक इंट्रांजिटिव एडवर्ब के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आफ्टर जब भी हम यूज करते हैं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हम या कॉम्प्लीमेंट जरूर लेते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है इनके यूज का। अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे
आफ्टर या आफ्टरवर्ड्स को चूज करने में। तो आइए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। शी वेंट होम फॉर लंच आफ्टर या आफ्टरवर्ड्स। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि आखिर आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखें, शी वेंट होम फॉर लंच। आफ्टर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आफ्टर के बाद एक नाउन होता है, नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट होता है, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए आफ्टर यहाँ नहीं होगा। और आफ्टरवर्ड्स के बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ कुछ है भी नहीं, इसलिए यही होगा। शी वेंट होम फॉर लंच आफ्टरवर्ड्स, यानी वो बाद में लंच के लिए घर चली गई। अब कितने देर बाद गई ये नहीं पता, बट इतना है कि तुरंत तो नहीं गई, आई होगी, बैठी होगी, कुछ काम करी होगी, फिर बाद में वो चली गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही मेट मी आफ्टरवर्ड्स द कंसर्ट। कंसर्ट इज अ म्यूजिकल प्रोग्राम। ओके, तो वो मुझसे मिला म्यूजिकल प्रोग्राम के बाद। अब यहाँ पे अगर आप मीनिंग से चलेंगे तो हो सकता है दोनों हो जाए, पर रूल से चलेंगे तो आपने रूल तो देखा है कि आफ्टर वर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जो कि यहाँ दिया हुआ है, इसलिए यहाँ आफ्टर वर्ड्स नहीं होगा बल्कि आफ्टर होगा। ही मेट मी आफ्टर द कॉन्सर्ट, जो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक कॉम्प्लीमेंट है, आफ्टर का पूरक है, इसलिए हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, ना कि आफ्टर वर्ड्स का। तो आफ्टर वर्ड्स में आपको कोई ऑब्जेक्ट, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए। लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन। द सेरेमनी एंडेड एंड वी डांस्ड आफ्टरवर्ड्स या आफ्टर। कि सेरेमनी, समारोह समाप्त हुआ और हम लोग नाचने लगे, तो बाद में नाचने लगे। तो बाद के लिए यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों? तो आप यहाँ देखिए, अगेन नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वी यूज आफ्टरवर्ड्स, ना कि आफ्टर। क्लियर? तो आई होप आपको आफ्टर एंड आफ्टरवर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, मैं उसका एग्जाम्पल आपको पर्सनली और एग्जाम्पल्स बता दूंगा। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर कंफ्यूजिंग वर्ड। अब हम दूसरा कंफ्यूजिंग वर्ड लेते हैं, गुड वर्सेस वेल। तो अगला हमारा जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है गुड वर्सेस वेल। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है दोस्तों? इसमें सबसे पहले दोनों का मीनिंग हम देख लेते हैं। दोनों का मीनिंग है अच्छा। तो भाई जब मीनिंग अच्छा है तो कंफ्यूजन तो होगा, क्योंकि मीनिंग एक ही है। तो कहाँ गुड यूज होगा, कहाँ वेल यूज होगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा बहुत जरूर कंफ्यूज होते हैं, और नेटिव स्पीकर थोड़ा बहुत इनको मिक्स करके यूज करते हैं, जो कि गलत है। ओके, अब इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक कर लेते हैं। तो गुड एक एडजेक्टिव है, आप बिल्कुल जानते होंगे, और वेल एक एडवर्ब है। ठीक है, तो जो फर्क है वो आप यही समझ गए होंगे कि गुड एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है, वेल को एडवर्ब के रूप में यूज करना है। चलिए, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आप देखिए जो है वो आपके सामने है, गुड प्लस नाउन। क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता बताएगा, इसलिए वो नाउन के पीछे आएगा। या हम यूँ कहें कि एडजेक्टिव के बाद एक नाउन हमेशा यूज करना चाहिए। क्लियर? तो जहाँ भी ऐसा कंडीशन होगा जहाँ नाउन होगा तो उसके पहले हम कोई ना कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, वर्ब प्लस वेल। तो वेल के पीछे वर्ब लेना है, क्योंकि वेल एक एडवर्ब है, और एडवर्ब एक क्रिया की विशेषता को बताता है। ये नाउन की भी विशेषता बताता है, प्रोनाउन की भी बताता है, फिलहाल क्रिया की विशेषता को बता रहा। तो जब वेल का यूज होगा तो वो क्रिया के पहले यूज होगा। क्लियर? तो जब भी हम ऐसा कंडीशन देखेंगे जिसमें एक मेन वर्ब आएगा तो उसके साथ हम एडवर्ब का यूज करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आइए इसको सेंटेंस में हम देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को काम करता है कि नहीं करता है। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चंस। ही प्लेड गुड वेल इन द लास्ट मैच। उसने आखिरी मैच में अच्छा खेला। तो अच्छा के लिए तो हमारे पास दोनों ऑप्शन आते हैं, लेकिन होगा तो कोई एक। अब कैसे तय होगा? तो आप यहाँ पे क्या लेंगे? आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा ही प्लेड गुड के जगह पे वेल। ही प्लेड वेल इन द लास्ट मैच। वेल क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि वेल यहाँ पे प्ले की विशेषता बता रहा है, जो कि एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता को बताने के लिए एडवर्ब का यूज होता है, ना कि एडजेक्टिव का। क्लियर? हाँ, अगर यहीं पे गुड के आगे पे कोई नाउन होता तो फिर हम
गुड लाइक गुड प्लस मैच, अगर आगे नाउन होता तो फिर हम गुड ले सकते थे, गुड मैच, गुड प्लेयर, गुड गेम। ओके, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा कोई नाउन नहीं है और एक वर्ब है तो वेल का यूज होगा, ओके, ना कि गुड का। तो ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला इन द लास्ट मैच। नेक्स्ट है शी डिड गुड वेल इन हर एग्जाम्स, उसने अपने एग्जाम्स में अच्छा किया। तो यहाँ पे फिर से आप देखिए कि गुड के आगे कोई नाउन नहीं है, इसलिए वेल का यूज होगा ना कि गुड का। तो वेल किसकी विशेषता बता रहा है? डिड की। डिड जो कि वर्ब है और डिड के लिए वेल आया। शी डिड वेल, उसने अच्छा किया इन हर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स में। गुड क्यों नहीं होगा दोस्तों, आप जान गए, क्योंकि यहाँ आगे में कोई नाउन नहीं है। ओके, ठीक गुड के आगे होना चाहिए, है तो नाउन यहाँ पे, लेकिन ठीक गुड के यहाँ पे सामने होना चाहिए, जो कि नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टेक थर्ड सेंटेंस, शी लुक्स वेल गुड। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जैसे पिछले वाक्यों में जहाँ क्रिया हुई, वर्ब हुई, उसके आगे हमने एडवर्ब लिया, तो यहाँ पे भी हम एडवर्ब लेंगे, तो ये गलत है, इस बार गुड होगा। सो दोस्तों ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। देखिए ऐसा कैसे हुआ, इसका ट्रिक क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। कुछ जो वर्ब्स होते हैं, जो वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स होते हैं, जैसे लुक है, सी है, सीम हुआ, टेस्ट है, या और ऐसा और भी आते हैं, फील। तो जो वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स हैं, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनको हम हाथ पैर से नहीं करते, या वो दिमाग से होता है या गर्दन के ऊपरी हिस्से से होता है, ओके, तो उसको वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या फीलिंग कहते हैं। तो जब कोई ऐसा वर्ब इस्तेमाल हो तो उसके आगे एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके आगे हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं आई फील गुड, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते आई फील वेल, यहाँ होगा आई फील गुड। या हम कह सकते हैं इट टेस्ट्स नाइस, तो अब यहाँ नाइसली नहीं कर सकते क्योंकि नाइसली एडवर्ब हो गया। तो टेस्ट क्या है, वो भी इसी लिस्ट का वर्ड है, इसलिए यहाँ पे भी एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इट टेस्ट नाइस, मतलब इसका स्वाद अच्छा है। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा, जब भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या फीलिंग्स आए तो उनके आगे एडजेक्टिव लेना है, ना कि एडवर्ब लेना। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं अगले कंफ्यूजिंग वर्ड्स की ओर, वेट वर्सेस वे। ओके, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। वेट का मीनिंग वजन और वे का मीनिंग वजन करना। तो करना लगा हुआ, इसका मतलब समझ गए होंगे कि जिसमें क्रिया करना होगा वो क्रिया होगा, तो वे यहाँ पे क्रिया हो गया। तो वे इज अ वर्ब, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। और वजन फिर क्या हो गया, वो नाउन हो गया। तो दोनों में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है, पार्ट ऑफ स्पीच में जो फ़र्क है कि वेट एक नाउन है और वे एक वर्ब है। अब जब भी हमें वर्ब के रूप में यूज़ करना होगा तो हम वे को यूज़ करेंगे, ना कि वेट को। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं अलग से आगे नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आप यही समझ लीजिए कि वे को जब भी यूज़ करना है, एज ए वर्ब यूज़ करना है, यानी ईडी लगाना, आईएनजी लगाना, एसईएस लगाना, ये सब वे के साथ होगा, ना कि वेट के साथ होगा। क्लियर? वेट को ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके पीछे दा लगा सकते हैं, या वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक नाउन के साथ किया जाता है। इसका यही कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हैव यू वेटेड या वेड योरसेल्फ? क्या तुमने अपना वजन नापा या अपने आप को वजन किया? तो आप यहाँ देखिए वे और वेटेड का यूज, वेट का यूज किया गया है, वेटेड का यूज किया गया है। तो आपने देखा कि ईडी जो लगाने का है वो क्रिया के साथ है, और क्रिया ये है, ना कि ये तो नाउन हुआ। तो अभी हमने बताया आपको कि जो नाउन होगा उसमें ईडी नहीं लगाना है, जो क्रिया होगी उसमें लगाना है। तो वेट इज नाउन जिसका ईडी वगैरह नहीं लगाते हैं, मतलब उसका वर्ब फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो वे का बनाते हैं तो वेड हो जाएगा, हैव यू वेड योरसेल्फ। अब कोई अज्ञानतावश बोल देता है हैव यू वेटेड, तो ये तो वही गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस, द वेट ऑफ हिज डॉल इज 250 ग्राम, कि उसके गुड़िया का वजन 250 ग्राम है। तो अब यहाँ पे देखिए वजन, यहाँ पे वजन करने की बात नहीं हो रही है, तो ये वे नहीं होगा क्योंकि द लिया हुआ है, और क्रिया कभी भी दा नहीं लेगा, तो द कौन लेगा, नाउन लेगा,
जो कि वेट है, तो यहाँ पे होगा द वेट ऑफ दिस डॉल इज 250 ग्राम। तो ये बिल्कुल ही आसान था, लेकिन अब तक आप नहीं जान रहे होंगे इसलिए आपके लिए मुश्किल लग रहा होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वे इज वर्ब एंड वेट इज नाउन। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, लूज वर्सेस लूज। देखिए दोस्तों, इन दोनों शब्दों का उच्चारण एक ही है, इसको भी लूज पढ़ते हैं, इसको भी लूज पढ़ते हैं। उच्चारण में ऐसा नहीं कि इसको लूज पढ़ेंगे और इसको लूज पढ़ेंगे, दोनों का उच्चारण सेम है, तो उच्चारण में कंफ्यूज मत कीजिएगा। मीनिंग समझ लेते हैं। पहले वाले वर्ड का मीनिंग है खोना और दूसरे वाले वर्ड का मीनिंग है खुला। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क क्या है? तो लूज एक वर्ब है, यानी खोना एक क्रिया है, और लूज ये LOO वाला ये एडजेक्टिव है जो कि खुला का मीनिंग देता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो वर्ब है उसमें ईडी वगैरह लगाएंगे, लेकिन ऐसा है कि लूज का हम ईडी तो नहीं, लॉस्ट करते हैं और ING लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर SES भी लगाया जाता है, ईडी नहीं लगता, लूज्ड नहीं होता। या तो इसका B2 में लॉस्ट करें, 3 में भी लॉस्ट होगा, 4 में ING लगा दीजिए, उसमें E हटा दीजिएगा, LOSING लूजिंग, और जब इसका पांचवा ग्रुप बनाना होगा तो इसमें S या ES लगा सकते हैं। क्योंकि E ऑलरेडी लगा हुआ है तो केवल S लगा दीजिएगा। ओके, और यहाँ लूज तो भाई ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। तो वी हैव फर्स्ट सेंटेंस हियर, बी केयरफुल, डोंट लूज योर पेशेंस। कहता है कि केयरफुल रहिए, अपने पेशेंस को ना खोएं। अब यहाँ पे सेंस खोने की है, तो खोने के लिए हमारे पास ये वर्ड है सिंपल, ना कि ये तो खुला। खुला मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्री है। फ्री मतलब जिसको बांध के नहीं रखा गया हो। अनफैसेंड भी बोलते हैं जिसको बांधा ना गया हो, खुला है, अनफैसेंड है, फ्री है, लूज है, ढीला है। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है पेशेंस को खोने की, तो खोने के लिए वर्ब की जरूरत होगी जो कि लूज से होता है। लूज से इसका मीनिंग नहीं आता, ये OO वाले से नहीं आता, तो ये आंसर होगा लूज। सेकेंड है, द काउ वाज लूज इन द फील्ड। गाय मैदान में खोई थी या खुली थी? मैदान में खो नहीं सकते, मैदान तो खुला होता है, आदमी देख लेता है उसमें, तो गाय खुली होगी, तो यहाँ लूज का यूज होगा क्योंकि ये खुला वाला सेंस है, ठीक है। और अगर आपको डाउट है कि नहीं यहाँ खोना भी तो हो सकता है, तो फिर यहाँ लूज के जगह ये लॉस्ट होना चाहिए था, द काउ वाज लॉस्ट, क्योंकि लॉस्ट तो है नहीं। अगर होता तो शायद हम कंफ्यूज होते, पर फिलहाल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। द काउ वाज लूज इन द फील्ड, कि गाय मैदान में खुली थी। अक्सर हम देखते हैं गाय खुली चरती हैं, कोई रस्सी से बंधी हुई नहीं है, दे आर अनफैसेंड। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि काउ लूज थी यानी फ्री थी, उसको बांध के नहीं रखा गया था। और अगर गाय खो गई है तो फिर वर्ब 3 यूज कीजिए इसका, द काउ वाज लॉस्ट इन द फील्ड, के मैदान में खो गई, इन केस ऐसा हुआ तो। चले, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी लॉस्ट 5 kg इन 3 months, कि उसने 5 किलो कम किया या घटाया, खोया 3 महीने में। अब यहाँ देखिए फिर खोने का सेंस हो रहा है, तो खोने के लिए अगेन हमारे पास B2 है, लॉस का लॉस्ट, ये तो नहीं होगा, ये आप देखते ही समझ जाएंगे नहीं होगा, क्योंकि ईडी नहीं लगाना है। बताया मैंने कि OO वाले में ईडी नहीं लगाना है, सिंगल O वाले में ING या ईडी तो नहीं, पर उसका लॉस्ट वगैरह किया जा सकता है। तो सी लॉस्ट, उसने कम किया या घटाया या खोया 5 किलो वजन 3 महीने में। तो आई होप दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ लूज का यूज़ करना है, सिंगल O वाला, और कहाँ डबल O वाला। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो हम देख लेते हैं, पास्ट एंड पास्ड। ये अक्सर कंफ्यूजिंग रहता है लोगों के लिए, तो इसको आज क्लियर कर लें। मीनिंग मैंने यहाँ मिला जुला मीनिंग लिखा है, कोई अलग नहीं है। गुजरना, बीता हुआ, आप इनका मिला जुला मीनिंग मान सकते हो, ठीक है। इन मीनिंग में दोनों का यूज करते हैं। अब इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस है वो ये है कि पास्ट को एज ए नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, या एन छूट गया, एज ए प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। एंड पास्ट जो है वो सिर्फ पास का वर्ब 3 फॉर्म है,
ठीक है, मतलब ये एक वर्ब के रूप में यूज होता है, इसका और कुछ नहीं है। तो ये 3 and 2 दोनों रूप में यूज होता है। ये पास्ट का 3 and 2 है। क्लियर? तो पास्ट का दूसरा और तीसरा फॉर्म है, और पास्ट नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन इस तरह से अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। मैं आपको इनका सेंटेंस दिखा देता हूँ जो एज अ पास्ट एज अ नाउन देखिए कैसे यूज हुआ। डोंट थिंक ऑफ द पास्ट, पास्ट को यहाँ एज ए नाउन यूज किया क्योंकि हमने इसके पहले द लिया। अब जानते हो द आर्टिकल केवल नाउन के पहले लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे पास्ट एक नाउन के तौर पे आ रहा है। पास्ट एज एडवर्ब, क्रिया है तो क्रिया के साथ एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में आया। द बस वेंट पास्ट, यानी बस गुजरी या कहीं से होकर गुजरी। पास्ट एज एडजेक्टिव, यहाँ देखिए नाउन आया वीक, तो उसके ठीक पीछे पास्ट को यूज किया। तो जैसे बात है, नाउन के पीछे जो भी वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो पास्ट वीक यहाँ पे हो गया, बीता हुआ सप्ताह, वाज कोल्ड ठंडा था, और ये सप्ताह गर्म है, तो यहाँ पे हमने पास्ट को एज एन एडजेक्टिव यूज कर दिया। इसी तरह पास्ट एज प्रीपोजिशन, वॉक प्लस पास्ट, तो यहाँ पे वॉक पास्ट, जैसे गो फॉर हम यूज करते हैं, गो फॉर, तो यहाँ पे क्रिया के साथ प्रीपोजिशन लिया, वैसे ही वॉक के साथ यहाँ पे पास्ट एज ए प्रीपोजिशन हुआ। बिफोर नाउन, नाउन के पहले, इसका लोकेशन भी होता है, नाउन के पहले यूज होता है। वी वॉक पास्ट द हॉस्पिटल, कि हम हॉस्पिटल से होकर घूमते हुए गए या गुजरते हुए गए। तो इस तरह से हमने पास्ट को एज ए नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन यूज किया। लेकिन पास्ट ये केवल एज अ नाउन ही, सॉरी एज अ वर्ब ही यूज। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड दैट, अच्छा यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स टेक द क्वेश्चन। ही पास्ड और पास्ड द फाइनल एग्जाम्स, उसने पास किया या पास्ट फाइनल एग्जाम को। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे फाइनल एग्जाम पास करने की बात हो रही है, और यहाँ पे क्रिया का इस्तेमाल होगा। क्रिया के रूप में हम पास्ट का यूज करते हैं, ना कि पास्ट का। आपने देखा पास्ट का यूज नाउन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन और एक एडजेक्टिव के रूप में हमने यूज किया, ना कि पास्ट को हमने वर्ब के रूप में यूज किया। तो जब वर्ब की जरूरत होगी तो हम ईडी वाला लेंगे, यानी पास्ट लेंगे। तो ही पास द फाइनल एग्जाम्स, उसने आखिरी एग्जाम्स को पास किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज नॉलेज ऑफ द पास्ट या पास्ट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे आप नॉलेज ऑफ द के साथ क्रिया नहीं जाएगा दोस्तों, नाउन जाएगा, इसलिए यहाँ पे पास्ट हो जाएगा। हिज नॉलेज ऑफ द पास्ट इज नॉट गुड, कि उसका पास्ट का नॉलेज अच्छा नहीं है, यानी बीते हुए समय के बारे में उसको अच्छी जानकारी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे पास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे द लगा हुआ है। तीसरा है हर ग्रैंड मदर पास्ट या पास्ड अवे। अगेन यहाँ पे वर्ब की जरूरत है कि उसकी दादी माँ गुजर गई, तो यहाँ पे गुजरने के अर्थ में पास्ट का यूज करना है, और क्रिया भी चाहिए, तो पास्ट होगा ना कि पास्ट होगा। क्लियर? एग्जाम में कई बार ऐसा दे देता है, तो इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। फिर है आवर प्रेजेंट इन द रिजल्ट, आवर प्रेजेंट इज द रिजल्ट ऑफ आवर पास्ट और पास्ट एक्शंस। तो आप यहाँ देखिए कि पास्ट के आगे नाउन लगा हुआ है, तो नाउन के पीछे हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट होगा ना कि पास्ड होगा, क्योंकि आगे नाउन है। तो नाउन के पीछे एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के रूप में हम पास्ट को यूज करते हैं। ऐसा है कि कई वर्ब के साथ ईडी लगा के हम उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, पर पास्ट के साथ ये कंडीशन नहीं है, तो उसके लिए अलग से हम पास्ट को यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड। आई होप कि तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, और वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। और इस तरह के और भी अगर कंफ्यूजिंग वर्ड आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।